Good morning all of you. हम आज अनइक्वालिटी पार्ट 2, ठीक है, तो अनइक्वालिटी जो क्लास 7 की चैप्टर है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था राइट टू वोट के बारे में, ठीक है, इक्वालिटी में वोटिंग सिस्टम जो है किस तरह से इक्वालिटी को प्रमोट करती है। इसके अलावा हमने अगर एक तरफ वोटिंग सिस्टम को उसके प्रमोट करने के इक्वालिटी को प्रमोट करने के एक बेहतर तरीके को देखा था, तो वहीं हमने इसकी कुछ खामियां भी देखी थी, जैसे कि कास्टिज्म सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जो पिछली वीडियो में आपने वाल्मीकि जो थे दलित राइटर जो थे उनके स्टोरी से जाना, रिलीजन के अकॉर्डिंग किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होती है उसके बारे में आपने जाना। रिलीजन के अकॉर्डिंग मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जो स्टोरी हमने पढ़ी उससे ये चीजें क्लियर हुई। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वो हमारे ह्यूमंस के या फिर हमारे सिटीजन के पर्सन जो है जो सिटीजन्स है उन पर्सन पे किस तरह से उनकी डिग्निटी पर अफेक्ट पड़ती है इनइक्वालिटी का, ठीक है, जहाँ पर इक्वालिटी ठीक ढंग से प्रमोट नहीं हो पाती है, ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाती है, इन चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हमारा भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन बिफोर द लॉ इज इक्वल, मतलब हर एक इंसान लॉ के आगे यानी कि कानून की नजर में सब क्या है, समान। तो किस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूशन इन चीजों को इंश्योर करती है, उन चीजों की गारंटी कैसे देती है और क्या उनका इंप्लीमेंटेशन उतनी ही सख्ती से हो पाता है जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हर एक आदमी को इक्वालिटी का राइट अधिकार है। किसी भी तरह से हम उसके रेसेस के आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, उसके रिलीजन के बेसिस पर हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। दैट मींस क्या, वो चीजें जो चीजें हमारे संविधान में दी गई है वो चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट हो पाई है। आपको पता होगा कि संविधान को अपनाया गया था कब, 26 जनवरी 1951 है ना, 1950 में, है ना। तो 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपनाया गया था। उससे पहले की जो कहानी है, उससे पहले किसी भी तरह की ऐसी लॉ नहीं बनी थी जो इक्वालिटी को प्रमोट करे। दैट मींस आपको पता होगा अपनी हिस्ट्री में या फिर अदर जगह अदर रिसोर्सेज से आपको पता होगा कि उससे पहले क्या है, बहुत ही ज्यादा अनटचेबिलिटी थी, सोशल में बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, कास्टिज्म को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, रिलीजन को लेकर के भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी। डिस्क्रिमिनेशन वो आज भी बरकरार है, ऐसा नहीं है कि आज बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका है, लेकिन फर्क ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंटेशन से पहले किसी भी तरह की ऐसी लॉ नहीं बनी थी जो इक्वालिटी को प्रमोट करती। लेकिन आफ्टर द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉ दिए गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नियम दिए गए जिसके अकॉर्डिंग ये इक्वालिटी को प्रमोट किया गया, ठीक है। इतना ही नहीं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए उसमें सबसे पहला जगह राइट टू इक्वालिटी को रखा गया। दैट मींस हमारे जो मौलिक अधिकार है संविधान में, आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 मौलिक अधिकार, दैट मींस 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला स्थान दिया गया है राइट टू इक्वालिटी को। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वैसे 7 थे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, बस एक में फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया बाद में, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है तो आपका वो लॉ नहीं है, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स वो आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो हाँ, हम लोग आइए पढ़ते हैं इनके बारे में, इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं बता रहा था कि इससे पहले किसी भी तरह की लॉ नहीं थी, लेकिन उसके बाद इन चीजों को इंप्लीमेंट किया गया, कानून बनाया गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी को सबसे पहला जगह दिया गया। और ये राइट टू इक्वालिटी कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वल बिफोर द लॉ। दैट मींस जितने भी यहाँ इंडिया के जो भी सिटीजन है, नागरिक है, वो कानून की नजर में समान है। किसी भी तरह का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे वो अपर क्लास के लोग हो या फिर बैक क्लास के लोग हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह, अगर किसी भी तरह की कोई सजा है, किसी भी तरह की कोई गलती करती है, कोई अपराध करता है, कोई क्राइम करता है, तो जो एक बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो सजा है वही सजा का निर्धारण क्या है, अपर क्लास के लोगों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्लास के लोगों के लिए अलग अलग तरह की मतलब
एक वोट की एक ही वैल्यू होगी, चाहे वो कोई भी वोट हो, किसी भी इंसान का वोट हो, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो। दूसरी बात, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है, इंश्योर करती है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और बर्थ प्लेस। दैट मींस किसी भी व्यक्ति को हम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं उसके कास्ट के अकॉर्डिंग, न रिलीजन के अकॉर्डिंग, न जेंडर के अकॉर्डिंग, न बर्थ ऑफ प्लेस यानी कि उसके जन्म स्थान के अकॉर्डिंग हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात कि एवरी पर्सन शुड हैव एन इक्वल राइट टू एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। दैट मींस जो भी पब्लिक प्लेस है वहां पर हर एक आदमी को इक्वल राइट है किसी भी जगह पर जाने का, ठीक है। जैसे पब्लिक प्लेसेस आ गया क्या, टेंपल हुआ, मंदिर, तो आप ऐसा नहीं है कि कोई दलित कास्ट से या फिर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करता है आप उसको मंदिर जाने से रोक सकते हैं, आप इसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी सेम राइट्स है। जैसे मैंने पहले ही बताया, सबसे पहला लाइन ये कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वल बिफोर द लॉ। दैट मींस कानून की नजर में जब सब समान है तो उनको किसी भी जगह पर, किसी भी पब्लिक प्लेसेस पर जाने का हर एक को समान अधिकार है। आप उसके कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि उसको जाने से मना कर सकते हैं, ना टेंपल में या फिर कोई पार्क हुआ, पब्लिक प्लेसेस जो होता है ऐसा नहीं होता कि किसी के घर में आप घुस जाओगे और कहोगे हमें तो राइट दिया हुआ है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना। तो ये इसका मतलब ये नहीं है। जो पब्लिक प्लेसेस है जहां पर हर एक की एक्सेस होगी, हर एक आदमी पहुंच सकते हैं, जैसे कोई पार्क हो गया, कोई मंदिर हो गया, है ना, गवर्नमेंट का बना हुआ कोई फील्ड है, या फिर क्या कहते हैं पब्लिक प्लेसेस में जो आते हैं, मार्केट हो गया, तो ये इन सब जगहों पे पब्लिक प्लेसेस पे आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते और उनको राइट है कि वो उन जगहों पर जा सकता है, उसके साथ किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करती है। इन चीजों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, ठीक है, वो इस चीज की गारंटी देता है। अगर किसी के साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए जाकर के पुलिस में या फिर डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के, चूंकि ये आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, तो अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो आप सिर्फ ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर पुलिस में जाकर के एफआईआर दर्ज कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। आप फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का आपका किसी भी तरह से हनन होता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हो, और वो जो गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन आपको देती है, जो इंश्योर करती है, उन चीजों के लिए जाकर के आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, और वो अधिकार जो जहां से आपको इनइक्वालिटी फील होती है, जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, आप उसको उन चीजों के बदले में सजा दिलवा सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। अब देखिए इंप्लीमेंटेशन के बारे में देखते हैं। ये जो गारंटी दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गारंटी दिया है इक्वलिटी का, क्या इसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो पा रहा है, या फिर अगर हो पा रहा है तो कितना हो पा रहा है, किस तरह से ये इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अलग अलग प्रयास करते रहते हैं, वो अपने इस इक्वलिटी को प्रमोट करने में अलग अलग तरह की स्कीम निकालते रहते हैं। इसके अलावा लॉ के अकॉर्डिंग तो आप उनके नजर में समान हुई, उसके अलावा भी वो सोशल लेवल पर, सामाजिक लेवल पर कुछ ऐसे स्कीम को चलाते हैं जिससे स्कीम के द्वारा सोशल इक्वलिटी को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, ठीक है। जैसे सबसे पहले उन्होंने एक लॉ बना करके क्या किया कि बैनिंग द अनटचेबिलिटी, उन्होंने अनटचेबिलिटी दैट मींस छुआछूत उनको क्या किया है, बैन किया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 इस बात को इंश्योर करती है कि आर्टिकल 17 में बताया गया है क्या, एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है। तो किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी आपके साथ नहीं हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल में आप एक स्कीम देखते होंगे, एमडीएम, मिड डे मील, ठीक है। ये मिड डे मील स्कीम क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये मिड डे मील स्कीम जो है, ये एक्चुअली में सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट में स्टार्ट की गई। कहां पर, देखो मिड डे मील कहां पर, तमिलनाडु, ठीक है। क्या किया गया, तमिलनाडु में ये जो मिड डे मील स्कीम था इसको लागू किया गया। इस स्कीम में क्या था बेटा कि गवर्नमेंट स्कूल में फ्री कुक्ड फूड मिलेगा, दैट मींस पका हुआ खाना, ठीक है। फ्री वन टाइप का जो लंच होता है वो आपको फ्री में दिया जाएगा।
इसके अपने अपने फायदे भी थे और इसके बहुत सारे कह सकते हैं कि ज्यादातर जो देखा गया, जब सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो इसके बहुत सारे फायदे नजर में आए। वो ये कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, ठीक है, वो इस मिड डे मील के बहाने स्कूल जाना, मतलब स्कूल में जो उनकी अटेंडेंस होती थी वो रेगुलर होनी शुरू हो गई। तो भले ही वो एक बहाना हो कि वो खाने के बहाने जाते हो, बट हर दिन अगर स्कूल में बैठते हैं वो तो कुछ ना कुछ तो वहां से सीखेंगे। एजुकेशन के प्रति जो उनकी जागरूकता है शिक्षा के प्रति, वो तो कम से कम बढ़ेगी। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट था मिड डे मील का। इसी को देखते हुए 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हर एक स्टेट को से कहा, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि हर एक स्टेट क्या करे, अपने अपने स्टेट में ये जो मिड डे मील स्कीम है उस स्कीम को लागू करे, क्योंकि इनके बहुत सारे मतलब जो इनके पॉजिटिव मायने थे, पॉजिटिव जो इनका रिजल्ट था वो सामने आने लगा था। तो इसे दूसरी सबसे बड़ी बात होती थी क्या कि गवर्नमेंट स्कूल में आप देखते होंगे कि एक ये ऐसा सिस्टम होता था कि टिफिन के वक्त बच्चे निकलते थे टिफिन खाने और पहुंच जाते थे घर, फिर लौट के नहीं आते थे, है ना। तो इन चीजों को भी ब्रेक मिला। वो जो खाना खाने के बहाने अपने घर पे जाते थे और फिर वहीं रह जाते थे, दोबारा स्कूल नहीं आते थे, तो इन चीजों को ब्रेक मिला, वो चीजें रुकी। जब बच्चे क्या है स्कूल में ही रहने लगे, स्कूल में ही प्रॉपर तरीके से अपना पढ़ाई करने लगे और खाना खाने के बाद का भी जो भी उनका पीरियड होता था, जो क्लासेस होता है, उनको वो प्रॉपर मतलब फुल क्लासेस अटेंड करने लगे, ठीक है। इसके अलावा घर के लोगों को भी फायदा होगा। अब घर पे जैसे बच्चे जाते थे तो उनकी माँ को ये टेंशन होती है, हाँ इतने बजे आएंगे, तो वो अगर कोई इंपॉर्टेंट काम भी कर रही होगी तो उस इंपॉर्टेंट वर्क को जो है वो इंटरप्ट करके और फिर वो अपने बच्चे को खिलाने में लगते थे। तो इससे क्या होगा कि जो भी मदर्स थे उनको भी फायदा हुआ, वो बिना इंटरप्ट हुए बिना किसी तरह का मतलब बीच में इंटरप्ट हुए वो अपना वर्क कंटिन्यूअसली कर सकते थे। तो ये सब जो था, ये मिड डे मील की स्कीम जो आया था, इसके कुछ क्या थे मतलब पॉजिटिव रिजल्ट थे, ठीक है। इसके बाद ये मिड डे मील इक्वालिटी को भी प्रमोट किया बेटा। इस मिड डे मील स्कीम ने इक्वालिटी को भी प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि अब उस गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी बच्चे जाते थे सब जगह पे अलग अलग कास्ट के होंगे, अलग अलग रिलीजन के होंगे, तो सब एक साथ बैठ करके वो खाना खाते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे। तो इससे क्या होगा, वो जो इनइक्वालिटी सोशल में फील की जा रही थी, महसूस हो रही थी इनइक्वालिटी, उन चीजों में क्या है वो रिड्यूस होने लगी, मतलब उन चीजों में कमी आने लगी धीरे धीरे। इसके अलावा इससे एक और फायदा हुआ, ठीक है। और वो फायदा क्या था कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस के वुमेन्स थे, ठीक है, उनको एक एम्प्लॉयमेंट हो गया, दैट उनको एक रोजगार मिला, इनको वहां के एम्प्लॉयमेंट हो गए, वो वहां पर जाकर के खाना बनाते थे। तो जो भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो या फिर अदर क्लासेस के लोग हो, जो भी वहां पे एम्प्लॉय होते थे, वो अपना खाना बनाते हैं, खाते भी और सब बच्चों को खिलाते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन था, जो चलो ये अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का ये छुआ हुआ नहीं खाएंगे, लोग बहुत सारी चीजें सोचते थे, तो उन सब चीजों में भी क्या होगा रिड्यूस होने लगा, मतलब वो सब चीजों में कमी आने लगी। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिड डे मील क्या है इनइक्वालिटी को प्रमोट करने में मतलब कारगर सिद्ध हुई, ठीक है। कि वो मतलब वो क्या है वो इंक्रीज किया किस चीज को, इक्वालिटी को। इन्होंने ये प्रोग्राम जो है क्या किया था, मतलब ये प्रोग्राम उसको प्रमोट किया था, ठीक है। बट स्टिल देयर आर मेनी चैलेंजेस टू इक्वालिटी, लेकिन उसके बावजूद इक्वालिटी में बहुत सारे चैलेंजेस थे, ठीक है। और वो चैलेंजेस क्या थे कि डिफरेंस बिटवीन सोशल अटेंडेड बाय द रिच एंड पुअर पीपल इन द स्कूल, ठीक है। मतलब जैसे इनइक्वालिटी में चैलेंजेस ये है कि समाज में जो हम देखते हैं, मैंने इससे पहले के वीडियो में भी बताया कि पहले के जो बच्चे होते थे, मतलब सॉरी रिच पीपल के जो भी चिल्ड्रंस हैं, जो भी बच्चे हैं वो, और फिर पुअर पीपल के जो भी चिल्ड्रंस हैं वो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से कि जैसे रिच पीपल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो ज्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट स्कूल के जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उससे नीचे है, और उसमें ज्यादातर पुअर क्लासेस के बच्चे ही क्या है कि उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ये जो चैलेंज है, ये मतलब कि अभी जो मैंने कहा कि मैनी चैलेंजेस टू इक्वालिटी, इसमें ये क्या है, एक चैलेंज क्या है, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट इन द स्कूल सोसाइटी एंड
आवर सोसाइटी एंड आवर कंट्री। तो ये क्या कास्ट सिस्टम जो है, ये जो कास्ट सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करती है, कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, स्कूलों में, इन सब चीजों से हम देखते हैं कि वो कास्ट सिस्टम यहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट करती है और इक्वालिटी अभी भी प्रमोट नहीं उतनी हो पाई है, या फिर कह सकते हैं कि ये नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर इक्वालिटी कंप्लीटली आ गई है। कैसे? हम एक छोटी सी उदाहरण से समझते हैं बेटा। देखो, इक्वालिटी को मैंने पहले ही बताया था कि इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। क्या है? बहुत सारे डायमेंशन है, अलग अलग तरह से इक्वालिटी को देख सकते हैं, ठीक है? चाहे वो आप स्कूल में देखो, या फिर मार्केट में देखो, या फिर आप वो इनइक्वालिटी कहीं कोर्ट में देखो, या फिर वो इनइक्वालिटी, मैं ये नहीं कहता हूं कोर्ट में, या फिर किसी क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स में, या फिर कहीं पे बस या ट्रेन, जो भी पब्लिक प्लेसेस कुछ ऐसे, हर जगह पे आपको ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा कि जो एक प्रिविलेजर्स होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, या फिर जो अपर क्लास के लोग होते हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में सुविधा जो है, वो सुविधा लेने में आसानी होती है, सहूलियत होती है, उनको बहुत ज्यादा टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किए बगैर, ठीक है, चाहे वो पैसे के बलबूते हो या उनकी क्लास सोसाइटी में जो एक अलग क्लास है उसको लेकर के उनको जो सुविधा मिलती हो, तो वो इनइक्वालिटी देखने को बेटा मिलता है हर जगह देखने को, मतलब अलग अलग सेक्टर में हम इस तरह से इनइक्वालिटी को देख सकते हैं। तो इनइक्वालिटी जो है वो ग्राउंड लेवल पे उतनी नहीं आ सकती है, क्योंकि ये एक ऐसे चीज है इक्वालिटी, जो ये समानता है, जैसे कि मैंने कहा इक्वालिटी जो है वो आपकी डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहिए। हर एक आदमी की अपनी अपनी अलग अलग डिग्निटी होती है, ठीक है? हर एक के जीने का वसूल एक प्रॉपर एक पर्सन का और एक सोसाइटी का, सबको लेकर के इन चीजों में चलना और सबको इक्वल बना करके चलना, ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबल नहीं है। दैट पॉसिबल नहीं है, दैट मींस इसकी जो मांग है, इसकी जो डिमांड है, ये लोगों की बढ़ती जाती है। कैसे? जैसे बता रहा हूं कि आप बच्चे थे तो पहले चलो बहुत छोटे बच्चे थे तो आप एक टॉफी से खुश हो जाते थे, फिर थोड़े बड़े हुए, चलो बाबा आप साइकिल चाहिए, बाद में और बड़े हुए तो फिर अब गाड़ी भी चाहिए, अब बाइक चलाने की शौक है, अब बाइक भी मुझे चाहिए, देन बाद में फिर आप अपने मुद्दे या फिर जैसे भी हो, फिर आपको कार ड्राइविंग की शौक आए, हो सकता है बाद में हेलीकॉप्टर चलाने का भी शौक आ जाए, है ना? तो इस तरह डिमांड आपकी क्या बढ़ती गई। सेम चीजें इक्वालिटी में होती है, यहाँ पर भी क्या है, आपके डिमांड बढ़ते जाते हैं। एक सेक्टर में आपको इक्वालिटी मिला, दूसरे में नहीं मिला, आप कहोगे कि यहाँ पर भी इक्वालिटी होनी चाहिए, फिर इसमें अब ये सेक्टर छोड़ करके तीसरे सेक्टर में आपके वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, अब वहां भी इक्वालिटी चाहिए। तो दैट मींस ये कह सकते हो कि ये धीरे धीरे अपवार्ड होता है, ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, जिस तरह से इक्वालिटी मिलते जाती है, ठीक है, या फिर इक्वालिटी का इंप्लीमेंटेशन होता है हर एक सेक्टर में आपको चाहिए। तो मैंने क्या कहा, बहुत सारे डायमेंशन है इसके, हर जगह आपको ये इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये यही वजह है कि इक्वालिटी को चाह करके भी मतलब उस तरह से इंप्लीमेंट हर एक सेक्टर में नहीं हो पाता है। और इसके अलावा जो है एटीट्यूड, लोगों का जो एटीट्यूड चेंजिंग है वो भी बहुत स्लो है। एटीट्यूड चेंजिंग दैट मींस ये नहीं कि वो एटीट्यूड जो हम लोग दिखाते हैं स्कूल में क्लास में कि हम ये हम वो नहीं। एटीट्यूड दैट मींस आपके जो सोचने का तरीका है, आप जो चीजों को सोचते हैं समाज में, जैसे पहले किसी ने मान लिया कि मैं अपर क्लास का हूं, मेरे सामने वो छोटा है, छोटे ने भी अपनी मेंटालिटी में इन चीजों को बैठा लिया कि मैं तो छोटा हूं यार, वो तो बड़ा है ना, तो वो तो हमसे ऊपर है। तो ये जो चेंजिंग है, ये जो एटीट्यूड का चेंजिंग है, ये भी बहुत स्लो है। इन चीजों को हमको क्या करना है, फास्ट करना होगा, ऐसे नहीं सोचना होगा, हर एक को समान नजर से देखना होगा। हमारे समाज में जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, पुअर हो, रिच फैमिली से आए या फिर जहां से भी आए, जो भी कास्ट से हो, जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जिस भी बर्थ प्लेसेस से बिलोंग करते हो, सबसे पहले हमें इन चीजों को समझना होगा बेटा कि हम सब क्या है, समान है, ठीक है। और बचपन से अगर इन बातों को हम आप एक एक करके मानना शुरू कर दे तो शायद आने वाले वक्त में एक दिन ऐसा भी आएगा कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह जाएगी हमारे समाज में। जो ये कास्टिज्म को लेकर है, रिलीजन को लेकर है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उनको खत्म करने में सिर्फ और सिर्फ हम आप ही सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चैलेंजेस है, उसके बाद मैंने बताया कि ये जो चैलेंजेस है डेमोक्रेसी का, जो ये चैलेंजेस है, लोगों का एक्सपेक्टेशन जो बढ़ते जाता है इक्वालिटी को लेकर के, ये सब क्या है, एक चैलेंजेस है। और आप देख सकते हैं कि इक्वालिटी किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है और नहीं हो रही है। तो हमने
इक्वलिटी चैप्टर के बारे में, इन सब वोट सिस्टम से, कास्ट सिस्टम, रिलीजियन सिस्टम से लेकर के हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इंश्योर करती है कि हम कानून के नजर में या फिर हमारे देश में जितने भी सिटीजन है वो सब के सब समान है या नहीं है, और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी गवर्नमेंट किस तरह से कर रही है, इन चीजों के बारे में जाना। ठीक है, अब हमें लगता है कि इक्वलिटी के बारे में, ये जो राइट टू इक्वलिटी है, समानता है हमारे समाज में, इनके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू। एंड देन नेक्स्ट बाद में हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।